नमस्कार। आप सबों का स्वागत है मदरलैंड वॉइस के इस कार्यक्रम कोरोना काल के देवदूत में। ऋषियों मुनियों की परंपरा वाला अपना देश प्राचीन काल से ही पूरे विश्व को रास्ता दिखाता आ रहा है। कोरोना के इस संक्रमण काल में जब पूरा विश्व थमसा गया है, वहीं भारत ने लाइलाज हो रहे इस बीमारी से लड़ने का अदम्य साहस दिखाकर पूरे विश्व को रास्ता दिखाने का काम किया है। प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति भारत की आयुर्वेदा ने इस वायरस से लड़ने का अनेकों विकल्प ढूंढ निकाला है, जिससे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। दिल्ली के शिवाजी पार्क स्थित आयुर्वेदिक कैंसर अस्पताल ने इस बीमारी के भारत पहुंचने के पहले ही इसे रोकने के अनेकों उपाय सुझाए थे और इस प्राचीन पद्धति के माध्यम से हजारों लोगों को लाभान्वित भी इन्होंने किया है। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि कोरोना के इस संक्रमण काल में कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं और कैसे हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ दो महानुभाव उपस्थित हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो कोरोना काल के इस देवदूत के कार्यक्रम में आज अपने साथ आयुर्वेदाचार्य श्री मुकुंद वानी जी हैं। आप प्रमुख हैं, एचओडी हैं आयुर्वेदिक कैंसर अस्पताल के। डॉक्टर साहब नमस्कार। दूसरे महानुभाव श्रीमान अतुल सिंघल जी हैं। आप प्रधान संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं आयुर्वेदिक कैंसर अस्पताल के। अतुल जी नमस्कार। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बार हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इस कोरोना के संक्रमण काल में जो आप लोगों ने पहले भारत पहुंचने के इस बीमारी के भारत पहुंचने के पहले ही आपने क्या उपाय सुझाए थे और किस तरह से रोक सकता था और कहाँ कुछ त्रुटि रह गई है हमारी तरफ से। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैद्य मुकुंद वाणी, आयुर्वेदिक कैंसर अस्पताल शिवाजी पार्क एचओडी बोल रहा हूँ मैं। हम इस कोरोना की बीमारी फैलने के पहले ही प्रिवेंशन के लिए, बचावात्मक, संरक्षणात्मक, इम्यूनिटी पावर बढ़ने के लिए आयुर्वेद में त्रिकटु का वर्णन किया हुआ है। उसका इस्तेमाल हम करते थे और कर रहे हैं। उसमें 3 पदार्थ रहते हैं त्रिकटु में: सौंठ, काली मिर्च और तितली। तीनों का सम प्रमाण में पाउडर मिला के उसको सुबह शाम शहद के साथ पैटर्न करने से हर एक व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और इम्यूनिटी पावर बढ़ने से उसको कोरोना की व्याधि से कुछ भी तकलीफ नहीं होती या कोरोना व्याधि उसका इजीली अच्छा हो जाता है। कोरोना के संक्रमण में वो सफलता में है कहने का कोरोना से लड़ने की ऑटोमेटिक शक्ति आ जाती है, इससे इम्यूनिटी पावर होती है। बहुत अच्छा। अब बहुत बढ़िया आपने बताया डॉक्टर साहब। अब एक बार श्रीमान अतुल सिंघल जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस अस्पताल के बारे में पहले हम आपसे जानना चाहेंगे अतुल जी कि इस अस्पताल में क्या क्या इलाज होता है और कैसे होता है और कोरोना के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं, आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये जो हमारा अस्पताल है इसका हमने जो नींव है करीब 6 साल पहले रखी थी और हमारा जो मकसद था आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना और भारतीय चिकित्सा पद्धति जो उसकी तरफ लोगों का रुझान बने। क्योंकि हमारा ये मानना है, हमारे आयुर्वेदाचार्य का ये मानना है कि जो एलोपैथी है वो किसी भी रोग का जड़ से निदान नहीं करता है, और जबकि अगर आयुर्वेद को अपनाया जाए तो आदमी न केवल स्वस्थ रह सकता है, कम खर्चे में अपने को बीमारियों को दूर भी कर सकता है और कितने भी गंभीर रोग हो उनसे भी बचा जा सकता है। हमारा जो यहाँ पर अनुभव रहा है तो उसमें हमने ये देखा कि जो कैंसर जैसे असाध्य बीमारी जिनको माना जाता है, लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी एलोपैथी में इसका कोई ठोस इलाज नहीं है, तो आयुर्वेद से हमने ठीक होते हुए पेशेंट को देखा है। उन सब चीजों को देखते हुए हमने यहाँ पर ये हॉस्पिटल की शुरुआत की थी, जिसमें मुख्य तौर पर कैंसर का इलाज किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद से कोई भी असाध्य बीमारी हो सबका इलाज करने में हमारे जो यहाँ के वैद्यराज हैं वो सक्षम है। तमाम तरीके के लोग, तमाम तरीके के पेशेंट यहाँ पर आते हैं। अब जब से कोरोना शुरू हुआ तो हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है, आपको भी जानकर खुशी होगी कि हमने जनवरी फरवरी में ही इलाज के बारे में बता दिया था। हमारे वैद्य जी ने बताया था कि आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उसमें इस बीमारी का जिक्र है, जो छुआछूत बीमारी है, एक जन से दूसरे जन तक फैलती है। जनपद ध्वंस नाम की इस बीमारी का नाम है। और अगर त्रिकटु, जिसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी
बताया आपने भाषण में, अपने उद्बोधन में, और साथ में आयुर्वेद ने भी जिसको जाके माना है, आयुष मंत्रालय ने, माफ कीजिएगा, आयुष मंत्रालय ने जिसको कहा है कि पीपली, मरीच और रिकटू करके सौंठ, इसका अगर चूर्ण और काढ़ा बनाकर लिया जाएगा तो वो इस बीमारी के अंदर लाभदायक है। साथ में हवन करने का, तो हमने काफी पहले इस बात को पूरी तरीके से प्रचार प्रसार कर दिया था कि हमारे जो वैद्य हैं वो टेलीफोन नंबर पे अवेलेबल है, उपस्थित है। कोई भी व्यक्ति अगर इनसे किसी प्रकार की सलाह लेना चाहता है तो हमारी आयुर्वेद आचार्य से वो ले सकता है फोन पर। इसके अलावा हमने अपना जो है यहाँ पर जो सैनिटाइजर था वो भी हमने आयुर्वेदिक नुस्खे से सैनिटाइजर तैयार किया, नीम और कपूर जैसी उसमें जड़ी बूटियां मिलाने के बाद। तो तमाम व्यवस्थाएं हमारे अस्पताल की तरफ से की गई। अब जो भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं हम उनको गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और फोन के ऊपर उनको हम बताते हैं कि उसको कैसे लेना, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी पेशेंट की बढ़ सके। मरीज अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ाने में सक्षम होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो कोरोना क्या कोई भी बीमारी उसके पास नहीं आ सकती। और इसी बात को मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, WHO है और आयुष मंत्रालय लगातार कह रहा है। उपाध्याय जी। जी, बहुत बढ़िया बताया अतुल सिंघल साहब आपने। जैसा कि सबको विदित है कि कोरोना के इस संक्रमण काल में भारत की जो पद्धति है, भारत की जो पुरानी पद्धति है, चिकित्सा पद्धति हो या हमारी जो परंपराएं हैं या हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान है, उसके माध्यम से हम कई बीमारियों का रोकथाम करते आ रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पे आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल ने एक ऐसा अद्भुत पदार्थ तैयार किया है, एक हवन सामग्री तैयार करी है, जिससे कि इसमें काफी लाभ होता है। थोड़े से ही हवन सामग्री में लाभ होता है। अब एक बार डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और डॉक्टर साहब से पुनः जानते हैं कि डॉक्टर साहब, आयुर्वेदा में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद भी हमारे देश में इसको, आयुर्वेदा को जितना महत्व देना चाहिए था, तो हाल के वर्षों में तो दिया जाने लगा है, लेकिन पहले कुछ इसमें नहीं दिया जा रहा था। तो अब आपको कैसे लगता है कि जहां एक तरफ एलोपैथिक हर एक डॉक्टर पूरे विदेश में, देश में, चारों तरफ डॉक्टर जहां इसको रोकने में असक्षम है, तो कहीं ना कहीं एक जो की किरण दिख रही है आयुर्वेदा, वहां से हम देख सकते हैं। तो क्या इसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ जो पेशेंट हो जाते हैं कोरोना के, उनके लिए भी अपने पास कोई उपचार का साधन है क्या, डॉक्टर वानी? जी सर। हाँ, कैंसर की बीमारी नहीं, सभी प्रकार की बीमारी के लिए हमारे आयुर्वेद में योग, अष्टांग योग करने को बताया है। इसमें प्राणायाम है, मेडिटेशन है, मंत्र योग है, और लाफिंग है, क्लैपिंग है, ताली बजाना है। ये सब चीजें आध्यात्मिक और साइंटिफिक मीनिंग, साइंटिफिक उसका कोरिलेशन है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्राणायाम करने से अपने फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो शरीर का हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। WBC काउंट जो आपकी प्रतिरोध प्रतीकात्मक शक्ति का प्रतीक है, तो विषाणुओं को लड़ता है, और WBC काउंट भी नॉर्मल रहता है। और हीमोग्लोबिन इस योगाभ्यास करने से, अष्टांग योग या पातंजलि योग करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। हमारे आयुर्वेद में पहले बताया कि रोग होने के पहले रोग नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना है। जैसे कोरोना की भी जो बताया है, कोरोना वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए एलोपैथी के पास या कोई भी मॉडर्न पैथी के पास उपचार नहीं है। आयुर्वेद में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो ये बीमारी ऑटोमेटिक आने वाली है, और उसका शरीर के ऊपर, कोई मानव शरीर के ऊपर कोई भी हानिकारक प्रभाव दिखेगा नहीं। तो अष्टांग योग, लाफिंग है, क्लैपिंग है, और जैसे सर ने बताया हमारे अतुल सिंघल सर ने कि हवन में जो सामग्री डाली गई है, जैसे यज्ञ चिकित्सा में हमारे गायत्री परिवार के आचार्य श्री राम जी शर्मा जी जो हो गए, और उनके अभी चला रहे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जो चला रहे हरिद्वार में, उनका भी हमने हवन सामग्री का डेली, कोरोना आने के पहले से हमने यज्ञ चिकित्सा है, धूम चिकित्सा बोलते हैं इसको। इससे पूरे वातावरण का प्रदूषण दूर होता है, और प्रदूषण में ये वायरल आ गया, तो ये वायरल इन्फेक्शन है, तो प्रदूषण में शरीर में जाने के पहले उनका निराकरण किया जाता है। हवन सामग्री का महत्व हमारा। जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अब एक बार अतुल जी के पास चलते हैं और हम इनसे जानते हैं कि आपने जो सैनिटाइजर जो बनाया है, उससे क्या ये सैनिटाइजर उसी तरीके से काम करता है जैसे एलोपैथिक या जो दूसरे माध्यम से सैनिटाइजर बनाए जाते हैं, और किस तरह से यह भिन्न है? देखिए,
जहां तक मेरी जानकारी है उपाध्याय जी, जो भी केमिकल इस्तेमाल होते हैं, अगर हम एलोपैथिक की बात करें तो उनका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो कहीं ना कहीं से वनस्पतियों से निकलता है, बिल्कुल बिल्कुल, या जो नेचुरल जो पदार्थ हैं उनसे निकलता है जब वो केमिकल बनते हैं। ऐसे हमने सैनिटाइजर के अंदर जैसे नीम का इस्तेमाल किया है, कपूर का इस्तेमाल किया है, उनको उबालने के लिए कई तरीके की उसमें जड़ी बूटियां मिलाई है, क्योंकि हमारी जो हम देखिए हम जो है हिंदू पद्धति अपनी है, सनातन भारतीय पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, और खुद एलोपैथी भी इस बात को मानते हैं कि नीम के अंदर तमाम ऐसे गुण हैं जो आपके विषाणुओं को मार सकता है, आपकी बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो नीम को उबालना ही अपने आप में काफी है। नीम के पत्तों का धुआं भी शुरू से हमारे परिवारों में होता रहा है, तो कई जड़ी बूटियों को मिलाकर उनको उबालकर ये सैनिटाइजर बनाया गया है। और जो हवन की बात जैसे आपने अभी की, तो शुरू से ही आप ये मानते हैं कि घर की शुद्धि के लिए हवन किया जाता है। हिंदू रीति रिवाज में कोई भी जब कर्म कांड होता है जन्म से लेकर मरण तक, तो हवन से घर को शुद्ध किया जाता है। उसके अंदर गाय के गोबर के उपले होते हैं, आम की लकड़ी होती है, शुद्ध देसी घी होता है, उसमें तुलसी होती है, साथ में तमाम इस तरह की जड़ी बूटियां होती हैं, जिसके अंदर कपूर भी मिलाया जाता है। तो हवन से माना जाता है कि जो विषाणु है, जीवाणु है, वो खत्म हो जाएंगे, घर की शुद्धि हो जाएगी। तो वही हवन की सामग्री जैसे अभी हमारे इस कोरोना काल में, हरिद्वार में इस कोरोना काल में शांति कुंज का एक फॉर्मूला था। जी मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि इस कोरोना काल में हवन क्या इस तरह से काम कर सकता है, जैसे कि जो घर को सैनिटाइज करने वाली जो बात आती है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या हवन के माध्यम से? और ये क्यों लोगों को करना चाहिए, इस पे जरा प्रकाश डालें। जैसे हमने आपको बताया, क्योंकि हिंदू जो सनातन परंपरा है, संस्कृति के अंदर तो हमेशा से इस बात को कहा गया, जब धुआं उठता है जिसके अंदर शुद्ध अच्छी जड़ी बूटियों का वो होगा, जब आप खाते हैं जड़ी बूटियां तो शरीर को वो लाभ पहुंचाती हैं। जब उनको जलाकर उनका धुआं किया जाएगा तो वातावरण में फैलेगा। जो गुण किसी चीज का है वो गुण तो उसका हमेशा रहेगा, और वो जब फैलेगा तो जो जीवाणु और विषाणु की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि साबुन से हाथ क्यों धोए जाए, क्या साबुन मार देता है, क्या प्रूफ है जी? लेकिन कहते हैं कि मार देता है। साइंस बोलती है कि जब उसके डिटर्जेंट लगेगा तो उसको हाथ धोएंगे तो जीवाणु विषाणु मर जाएगा। अब जो हम जो धूप में बैठने की बात करते हैं कि थोड़ा सन बाथ लेना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, तो वो भी इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जब साइंस बोलती है कि अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं और उससे जो है आपको सैनिटाइज किया जाएगा, जब अल्ट्रावायलेट बोल दिया तो आप लोग उसको विश्वास करने लगेंगे। जब उसको बोल दिया कि धूप स्नान कर लिया जाए, धूप में बैठ लिया जाए, तो आप नहीं मानेंगे। लेकिन आपको ये भी मालूम है, और सबको मालूम भी होना चाहिए, कि जो धूप के अंदर भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो सूर्य की रोशनी है, सारी चीजें वैज्ञानिक है। इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि किसी ने बोल दिया और हो गया। मेरे सामने मेरे साथ ये चरक संहिता की किताब रखी है, इतनी बड़ी चरक संहिता में, और जितने भी वो लिखे हैं ऋषि ने उपाय, वो सारे के सारे हमने धर्म ग्रंथों के अंदर वर्णित है। हमने सबको कहा कि आप इनको अपनाइएगा। अब हल्दी की आप बात करते हैं, टर्मरिक कह के हल्दी के कैप्सूल बनने लगे, उसको अमेरिका ने पेटेंट करा लिया। लेकिन हम कैंसर के इलाज में हल्दी का प्रयोग करते हैं, हवन के अंदर हल्दी का प्रयोग करते हैं, घाव लगता है तो हल्दी का प्रयोग घरों में शुरू से होता रहा है। और ऐसे ही हम जो है अपना वो हमने सैनिटाइजर बनाया, उसके अंदर भी हल्दी का प्रयोग किया है। तो सिर्फ एक समझने की बात है, बाकी चीजें जो पूरी की पूरी वैज्ञानिक है, सही तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो चरक ऋषि ने जो भी चीजें लिखी हैं वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सारी की सारी ऑथेंटिक है। हाँ, तो इस तरह से हमारी जो पुरानी पद्धति, हमारी जो पुरानी परंपरा है, सनातन परंपरा इतनी विकसित परंपरा है जो पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाता आया है, और इसी पद्धति पे चलकर जो एलियोपैथिक या जो दूसरे सिस्टम है, दूसरे पद्धति है मेडिसिन के, वो डेवलप हुए हैं। तो अब एक बार हम डॉक्टर साहब पर चलते हैं और उनसे जानते हैं, डॉक्टर वानी से, कि एक हमारे दिनचर्या में क्या क्या सुधार करना चाहिए डॉक्टर वानी, जिससे कि इस बीमारी में से जूझने की क्षमता बढ़े लोगों की, और दिनचर्या हमारी अभी कैसी रखनी चाहिए? जी सर, आयुर्वेद में दिनचर्या में बहुत ही महत्व का उपयोग है, वो प्रिवेंशन में आता है। दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। अपने भारत भूमि में प्रकार के सीजन होते हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ये हर एक ऋतु में जब चेंज होता है तो उसका कॉम्बिनेशन के कारण में लोग बीमार पड़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन के काल को व्यक्ति ने पहले ऋतु के अनुसार दूसरे ऋतु में जाते वक्त कौन सा आहार विहार एडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा आहार विहार, कौन से कपड़े परिधान करना चाहिए और कौन सी चीजें करना चाहिए, वर्णन किया है। तो दिनचर्या में सुबह उठते हमारा कहा है कि दातुन जो करना है, तो दातुन प्रेस से नहीं करना है। हमारा दातुन कड़वा नहीं या बब्बू से करने को भारतीय चिकित्सा में बताया, तो दिक्कत ऐसा है। हम सब लोग प्रेस से करते हैं। डायबिटीज को नियंत्रण भारत का एक नंबर है, डायबिटीज का। क्यों हम प्रेस से दातुन करते हैं? आयुर्वेद में प्रेस से दातुन करने को मना किया है। आयुर्वेद में कड़वा नहीं
और बबुल ऐसे प्राकृतिक के सारे रस्ते पदार्थ से दातुन करने को बोला है। यहाँ से ही जीवन की शुरुआत होती है दातुन करने की। फिर पानी पीना है। पानी कैसे पीना है? तांबे के बर्तन का पानी कुल्ले किए बिना पीना है। अपने मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया रात में तैयार होते हैं वो बैक्टीरिया अपने शरीर में अंदर डालना है। जो बैक्टीरिया शरीर को यूजफुल होके अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट करके कोई बीमारी को आने नहीं देगा। बिल्कुल। फिर उठते ही पानी पीने को बोला। आयुर्वेद ने सूत्र बताया कि निशांत पीबेत वारी भोजनांत पीबेत कतरम निशांत पीबेत वयसहा। रात्रि का जब अंत होता है, जब पानी पीने को बोला है। लोग चाय पीते हैं, चाय पीना मना है। तो रात्रि का अंत होता है जब आपने उठते ही पानी पीना है। कौन से? फ्रिज का पानी नहीं पीना है। तो कौन सा पानी पीना है? मटके का या तांबे का बर्तन का। तो तांबे का बर्तन का पानी 2 ग्लास 1 ग्लास 3 ग्लास ऐसी कैपेसिटी है, वैसे पीना है। कुल्ले किए बिना पीना है। इसके पीछे भी मैंने साइंटिफिक रीजन बताया कि मुंह में जो बैक्टीरिया रात भर में तैयार हुए वहां बैक्टीरिया शरीर में अंदर डालना है। तो अपना जीआई ट्रैक्ट जो है, अपना अंतर अन्नवा जो बोलता है स्वतंत्र शब्द है, उसमें वो प्रोटीन होकर बाहर के जंतु को वो क्या करेगा? किल करेगा, बीमारी होने नहीं देगा। और उसके बाद में पानी पीने का बताया मैंने। भोजनांत पीबेत कतरम, भोजन के बाद में छाछ पीना है। दही का पतला किया हुआ उसको छाछ बोलते हैं, ककर बोलते हैं। तो भोजन तो उसको कोई बीमारी आएगी नहीं। भोजन के बाद में जो व्यक्ति छाछ पीता है, मराठी में काक बोलते हैं उसको कोई बीमारी आने। और दिन के अंत में यस यानी दूध पीना है। दिन का अंत लोगों का कब होता है? रात को 11 बजे 9 बजे 10 बजे 1 बजे 12 बजे, जब 1 गिलास भर दूध लोग सोते वक्त पीते हैं। आयुर्वेद में बताया कि दिनांत पीबेत पैसा, दिन का अंत यानी रात शाम को सूर्यास्त के टाइम को आपको दूध पीने को बोला है। शाम को भोजन नहीं करना है, और करना हो तो हल्का आहार करना है। दिनचर्या में मैंने बताया कि आहार विहार क्या मतलब है। आहार में सात्विक आहार लेना है। होटल के पदार्थ खाना नहीं है जो राजसिक तांत्रिक रहते हैं, जो तले भुने रहते हैं। कौन सा तेल यूज करेंगे, कौन सी क्वालिटी का वो इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, वो अपने को पता नहीं रहता है। तो बाहर का खाना, देखो अभी कोरोना का सीजन है, होटल रेस्टोरेंट सब बंद है, लेकिन बाहर का खाना खाना है। ये 3-4 साल तक अपने को क्या करना है? बाहर का खाना खाना है। घर का भी सात्विक आहार लेना है। सात्विक आहार में घर की बनाई हुई अपने मातृशक्ति यानी अपने घर की माता, वो भी अपने शरीर घर में मातृशक्ति होंगी, उसमें बनाया हुआ सात्विक आहार खाना है। सात्विक आहार में दूध है, सब्जी है, लेकिन सलाद का भी यूज करना है, क्योंकि सलाद में क्या होता है? अपनी पचन शक्ति और फाइबर डाइट जाने से ऐसी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। तो सब बीमारी का कारण मंदाकिनी ने बोला है या कॉन्स्टिपेशन बताया है। तो कॉन्स्टिपेशन निकलने के लिए सलाद जरूर खाना है। हर एक व्यक्ति को सलाद जरूर खाना है। तो बीट है, चुकंदर है, प्याज है, फिर बाद में गाजर है, फिर काकड़ी यानी खीरा है। जैसे 3-4 प्रकार का सलाद। इसके साथ एक बार आप ये भी बताते चले कि इस स्थिति में कौन कौन से फल का सेवन करना चाहिए? इस विटामिन के लिए अपने को जो सीजन वाइज तो फ्रूट है, जैसे अभी समर वेकेशन चल रहा है, जो जिसको गर्मी बोलते हैं, तो गर्मी के सीजन में तरबूज बहुत ही अच्छा है। तरबूज है, और सीजनल जो फ्रूट है हर एक सीजन में जो, जैसे अभी जामुन अभी आएगा तो जामुन आएंगे, तो हर सीजन का फ्रूट बहुत मजा। अभी आम का भी सीजन है, आम है जिसको बोलते हैं अपन। तो मैंगो का सीजन है, तो मैंगो भी अपने शरीर के लिए 12 महीने मिलने वाला मैंगो अलग है, लेकिन गर्मी में मिलने वाला मैंगो वो नेचुरल मैंगो है, नेचुरल पद्धति से पकाया हुआ है, कोई केमिकल से पकाया हुआ नहीं है। तो वो आपको उस फ्रूट का अपने शरीर में क्या होता है? साथ में होता है और बीमारी से दूर। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, और डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से हमें ये बता दिया कि हमें क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए, हरे साग सब्जियों की क्या महत्व है और कैसे दिनचर्या अपनी रखनी चाहिए। एक बार हम अतुल सिंघल साहब के पास चलते हैं और उनसे ये जानते हैं कि इस कोरोना के संक्रमण काल में, क्योंकि आप पत्रकारिता से भी जुड़े हुए रहे हैं, तो पत्रकारों के लिए क्या अभी सबसे विकट समस्या है? फ्रंट वॉरियर है ये कोरोना काल में, और इनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। तो पत्रकारों के लिए आप क्या सुझाव देंगे कि क्या अपना सुरक्षा कैसे रखना चाहिए, कैसे दिनचर्या बनाए पत्रकारगण कि अपने तरह की बीमारी से अपने आप को बचा सके? संजय जी ये बताएं। संजय जी, क्या है ना, जैसे खुद बार बार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि दूरी, सामाजिक दूरी जो बनाने की बात है, और इस बात से मैं सहमत हूं कि पत्रकारों को दिन भर भागना पड़ता है, अलग अलग लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, और कहीं इंटरव्यू लेना है, कहीं किसी का बाइट लेना है, कहीं एडिटिंग करानी है, फिर और हर तबके के लोगों के संपर्क में आना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा एक जो दूरी है उसको बना के रखें, साफ सफाई का ख्याल रखें। और जैसे हमने कहा कि हम तो खुद
भारतीय चिकित्सा पद्धति को कि गर्म पानी का सेवन करें, बात को तो खुद आयुष मिनिस्ट्री ने भी कई बार बोला है। और विटामिन सी जिसके अंदर आंवला है या फिर नींबू है, उसका एक का सेवन जरूर कम से कम डेली करें। जो आयुर्वेदिक पदार्थ हैं उनको अपनाएं, अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको सही तरीके से विकसित रखें। साफ सफाई तो है ही, सब बहुत बोल रहे हैं, और उसके हम तो हमारे यहाँ से ये सैनिटाइजर जो है उसको हम उपलब्ध करा सकते हैं, या कुछ पत्रकारों को या आपको हम उसका फॉर्मूला भी दे सकते हैं कि अपने घर पर इसको तैयार कर सके, जिससे कि हाथ वगैरह उससे साफ रहे। घर में भी धूप की जो बातें हैं, और जैसे हवन का है, हवन सामग्री धूप करना है सवेरे, तो ये चीजें घर में अगर रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना को बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भारतीय जो लोग हैं उनकी वैसे भी माना जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि धर्म ग्रंथों की हम बात कर रहे थे, रामायण हाल ही में चल रही थी टीवी पे, तो देखा कि किस तरीके से लक्ष्मण जी जो है मृत प्राय थे, उनका समय डॉक्टर ने कह दिया था कि कुल सुबह होने तक, सूर्योदय मतलब 4-6 घंटे की उनकी लाइफ थी, लेकिन जड़ी बूटियों से उनको बचा लिया। तो पूरा का पूरा ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। ये बात अलग है कि इसके जानकार बहुत कम लोग बचे हुए है, जो हमारे सुश्रुत ऋषि ने या चरक संहिता में बताई गई है, या भगवान धन्वंतरी की बताई हुई चीजें हैं। और अगर उसको, और सात्विक खाना जो है, शाकाहार को अपनाने की तरफ हम लोग जोर देते हैं, हालांकि कोई व्यक्ति कुछ भी खा सकता है, तो इन चीजों की तरफ रहेंगे, हमारे पत्रकार साथी भी रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो निश्चित तौर पर अपनी जो कोरोना योद्धा हैं वो अपनी ड्यूटी को भी ठीक से कर पाएंगे, अपने परिवार का भी ख्याल रख पाएंगे। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हम आपको अपना नंबर, मैं चाहूंगा कि वैद्य जी एक बार अपना नंबर यहाँ पे बोल दें, और जिससे कि वो नंबर भी प्रसारित हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए। कोई अगर बात करना चाहे तो हमारे वैद्य जी उनको सलाह देने के लिए, सेवा करने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। 24 घंटा वैद्य उपलब्ध रहेंगे। इस तरह से लोग आए और इतना अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ दिया, और लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस चर्चा से काफी फायदा होगा, और अपने जो चिकित्सा पद्धति, प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उस पर चलकर हम कोरोना के इस संक्रमण काल में अपने आप को बचा भी सकते हैं और किसी तरीके से अपने आप को निरोग भी रख सकते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि अपने पूजा पद्धति, अपने संस्कार, अपने दिनचर्या और वैद्य जी के द्वारा बताए गए सलाह, और जो चूर्ण आपने बताया त्रिकुट चूर्ण, उसका सेवन करें, और इस तरह से हम अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। आप दोनों हमसे बात किए, अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम आगे भी कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।